वेलकम स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। देखो स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो आप इस डेफिनेशन समझ सकते हैं कि एक सेट होता है किनका, यूनिट्स का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जल्दी से बात कर लेते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट दिए हुए थे और इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें CGS। ठीक है, CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। आप इसको क्या याद रखेंगे, सेंटीमीटर। G किसके लिए आएगा, ग्राम। एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, ये लेंथ को मेजर करेगा, लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर करेंगे। दूसरा FPS, ये किसने दिया था, फ्रांस वालों ने। ठीक है, दूसरा है FPS ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ध्यान रखना, ब्रिटेन वालों ने दिया था। F अगेन लेंथ को मेजर करेगा, फुट। P स्टैंड फॉर पाउंड, बहुत भारी चीज़ है ना, जैसा उनका करेंसी होती है पाउंड, इसलिए उन्होंने मास को किससे मेजर कर दिया, पाउंड से। ठीक है, एंड लास्ट इज सेकेंड, अगेन लेंथ, मास एंड टाइम। थर्ड इज MKS, ये भी फ्रांस वालों ने दिया था। और M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। ओके, तो ये 3 सिस्टम यूनिट दिए थे अलग अलग कंट्रीज ने। अलग 2 तो फ्रांस के ही हैं, एक ब्रिटेन का, ऐसे अमेरिकन भी था अलग से, कई है। ठीक है, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम अलग से बताएंगे अभी। तो देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या था कि कई हमारे पास जैसे कंट्रीज थी, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3। ठीक है, इन सब कंट्रीज का अपना क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट। इन सब का सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे, अलग अलग सेट यूज करते थे ये लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर करने के लिए। फिर एक 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बैठी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, और उसमें देखा गया कि एक यूनिवर्सली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट बना ली जाए। यूनिवर्सली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार करी जाए। ठीक है, तो जब इसके लिए उन्होंने काम करा, ताकि अगर हम एक यूनिवर्सली अडॉप्टेड सिस्टम यूनिट बना लें तो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगा बिटवीन कंट्रीज, वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि नॉलेज और डाटा ये एक्सचेंज होते थे, रिसर्च। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉमन और जनरल सिस्टम यूनिट बना दी, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये यूनिट उन्होंने किससे ली, MKS को वैलिडेट मान के, जो कि फ्रांस ने ही दिया था। उसमें लेंथ, मास एंड टाइम के लिए MKS सिस्टम यूनिट को लिया। ओके स्टूडेंट, आते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को SI में क्या करा गया, लिया गया था। और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और इनकी जो यूनिट थी उनको SI में क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या बनेगी, आप साथ साथ में बोलते रहिए, मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ, मीटर। ओके, किलोग्राम, गुड। टाइम के लिए सेकेंड, वेरी गुड। करंट के लिए एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन, राइट। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, ग्रेट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स। और इनके जल्दी से आप सिंबल बता दीजिए कि इनके लिए हम सिंबल क्या क्या यूज़ करेंगे। तो मीटर के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे सिंपली स्मॉल m,
स्मॉल के एंड जी, सेकेंड के लिए स्मॉल एस, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, कैंडेला के लिए स्मॉल सी डी, ओके, एंड मोल के लिए स्मॉल एम। स्टूडेंट एसआई ने हमको जहाँ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिए हैं, इसके अलावा हमको 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और भी दी हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में आता है आपका पहला प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट बनती है रेडियन, और इसका सिंबल बन जाता है स्मॉल RAD, ओके। एंड दूसरा सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट बन जाती है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल बन जाता है स्मॉल s एंड स्मॉल r। अब हम जल्दी से प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेबल की स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। तो स्टूडेंट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लेन एंगल पे, ठीक है। तो प्लेन एंगल आप जैसे देख रहे हैं, एंगल आपने छोटी क्लास में पढ़े थे ना, ये अगर एक वर्टेक्स है तो इस वर्टेक्स से अगर हम 2 लाइनें ड्रॉ कर दें तो इन लाइनों के बीच में ये जो बना हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल, और आप इसको क्या कर लेते थे, मेजर कर लेते थे कंपास से, ठीक है। अब देखिए जो प्लेन एंगल होता है वो आप देख रहे हैं, आप इधर देख रहे होंगे कि ये क्या करता है, 2 डायमेंशनल है। बोर्ड पे जो फिगर्स बनाए जाते हैं 2 डायमेंशनल, जैसे एक ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये जो हम डायग्राम बनाते हैं पेपर पे, दैट इज कॉल्ड 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल। तो आप इधर देख रहे हैं 2 डायमेंशनल है, और प्लेन एंगल एनालॉजिकल विथ वही ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ETC, ओके। तो स्टूडेंट अब हम प्लेन एंगल को समझेंगे एक सर्कल के लिए। सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, देखिए इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अच्छा नहीं बनाना, दोबारा बना देते हैं। देखो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, कोशिश कर दी, ठीक है। अब इस सर्कल में मैंने क्या करा, इतना पोर्शन ही हटा दिया। देखो ये मैंने क्या हटाया, इसका एक, आप देख रहे हैं ना ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने पोर्शन हटाया इसको मैं रेड से कर देता हूँ। इसको आपको पता है क्या कहते हैं, आर्क, गुड, आर्क। सपोज आर्क मैंने ले लिया ए बी क्या है आपके पास, आर्क, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, O इज द सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेंटर से आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ग्रीन लाइन, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, 2। तो इस ग्रीन लाइन को आप क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, राइट रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है। तो OA एंड OB को हम क्या ले लेंगे, रेडियस, ठीक है, ये रेडियस आ जाएगी। तो इन आर्क से जो ये 2 रेडियस हैं A और B से जो टच करते हुए सेंटर में मिली हैं, इन्होंने क्या सबटेंड करा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है आपका, सर्कल है। सर्कल भी कहाँ लाई करता है आपको पता है, 2D में, क्योंकि हम सर्कल को कहाँ बना सकते हैं, पेपर पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो और 2D में है तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लाई कहाँ करते हैं, 2D में, X एंड Y, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आर्क ने सेंटर पे एंगल सबटेंड करा हुआ है, सेंटर पे वर्टेक्स आ गया, वहाँ से रेडियस निकली, आर्क के साथ एक एंगल बना दिया। सपोज हम आर्क को S से डिनोट कर दें और रेडियस को R से डिनोट कर दें, ठीक है। जो लेंथ है आर्क की S आ गई, और रेडियस की लेंथ कितनी आ गई, R। तो जो एंगल होता है स्टूडेंट ध्यान देना, एंगल इक्वल टू जो फॉर्मूला मिलता है हमको होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ये जितना भी आएगा रिजल्ट वो किस में मेजर होगा, रेडियन में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, RAD, ठीक है। और अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहते हैं, सिंबल, तो एंगल की जगह में आप थीटा यूज करेंगे, R की जगह में आप S यूज करेंगे, एंड रेडियस की जगह में आप R यूज करेंगे। तो ये बन गया आपका एंगल के लिए फॉर्मूला, दैट इज RAD,
ओके, इम्पॉर्टेंट है, कई डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। अब स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 रेडियन, सपोज ये 1 रेडियन कितना होता है, तो आप उसको लेकर कैसी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम आपके सामने ये दे रखा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जैसे कि हमको फॉर्मूला क्या पता है, एज वी नो दैट, WKT मीन्स वी नो दैट। ओके, सिंपली याद रखना। ठीक, थीटा इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और इक्वल टू एस अपॉन आर। इसको हम किससे मेजर करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी एस और आर को डिवाइड करके रेडियन में मेजर करेंगे, एंगल की यूनिट। अब आप इस डायग्राम में देखिए जैसे यहाँ पर कि अगर हमको थीटा 1 कब मिल सकता है, क्वेश्चन आएगा व्हेन वी गेट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो सिंपल है, हम डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ को देखें तो हमें पता है कि तुम बोलोगे सर व्हेन एस इक्वल टू आर। ठीक है, जब आप बोलोगे सर आर्क और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एस का मीन्स आर्क इक्वल टू जब रेडियस हो जाएगी, आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तब क्या हमें मिल जाएगा, हमको 1 रेडियन मिल जाएगा। तो डायग्राम से आपने क्लियर है, जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है दोनों क्या हो जाए सेम, तब उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा इक्वल टू रेडियन कर मेजर तो करना है, तो आप एस अपॉन एस कर सकते हैं और आर अपॉन आर रेडियन, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में दे सकते हैं जब आर्क और रेडियस बराबर होंगे तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वही एंगल क्या बना जाएगा, 1। तो अभी क्या बताया आपको, 1 रेडियन, ध्यान रहेगा ना, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस की जो लेंथ है आर और जो आर्क की लेंथ है आर्क एस, दोनों व्हेन आर इक्वल टू एस हो जाए तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस अपॉन आर हमारे पास फॉर्मूला होता है, बट क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो डिवाइड होके आंसर कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। हो गए इन शॉर्ट। तो स्टूडेंट प्लेन एंगल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए हमने क्या ड्रॉ करा था, एक सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है, अब इस पर हमने लिखा सर्कल और ये 2D में लाई करता है। ठीक, अगर मैं ऐसे ही इस पर क्या लिख दूँ, एक स्पेयर, तो अगर हम इस पर स्पेयर लिख दे तो ये 2D नहीं रह जाएगा और 3D बन जाएगा, और हम इसको किस पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो सकता है सर्कल, बल्कि सिर्फ हम स्पेयर बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेयर कैसी है, 3D। ठीक है, तो स्पेयर के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल बना के उस पर स्पेयर लिख देते, तो वही स्पेयर हो गया। अब बात करते हैं कि सॉलिड एंगल होते क्या। ठीक है, तो सॉलिड एंगल समझ लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट सॉलिड एंगल के लिए हम क्या करते हैं, पैचेस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, तीनों स्पेयर में हमने 3 पैचेस बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 पैचेस बने हुए। ठीक, अब इन पैचेस की जो आउटलाइन है, सपोज देखो इधर आप देख रहे हैं, मैंने एक पैचेस को अलग से उठा के इधर पिक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पैच को। अब इस पैच की आउटलाइन को हम क्या करेंगे, सपोज अगर ये कोई एक पैच है, ठीक है, पैच इस तरीके से, और ये पैच क्या होगी आपको पता है, अभी मैंने दिखाया था ना डायग्राम में, पैच कैसा होता है, एक सरफेस होती है। ठीक है, कर्व सरफेस दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे है। अब इसके बाउंड्री के कई सारे पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि अगर हम उन सारे पॉइंट से एक जगह पर हम उनको ऐसे मिला दें, देखो उन सारे पॉइंट एक जगह पे इस तरीके से मिला दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, एक तरीके से सरफेस हो जाएगा, और सरफेस के किनारे से हमने क्या कर रखी हैं, ऐसे लाइनें मिला के एक वर्टेक्स पे, एक पॉइंट पे सारी मैच कर दी। ठीक, तो जहाँ पे ये पॉइंट पे सारा आएंगी वहां पर हमको एक क्या मिल जाएगा,
यहाँ पर अंदर ही अंदर एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा, एंगल। तो जो ये एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं हम कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। और आप ही देखिए कि ये जो हमने पैच लिया वो किससे लिया हुआ है, देखो इंटरेस्टिंगली एक स्फीयर से। किससे लिया हुआ है हमने, एक सॉलिड या एक स्फीयर से हमने पैच लिया हुआ है जो उसकी सरफेस पर है। और उस पैचेस के हमने सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है, उसके बॉर्डर पॉइंट्स है, उनको यहाँ पे मिला दिया गया, ठीक है। तो ये और बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो वैसे तो ये कहाँ पे होना चाहिए, वो पॉइंट इसके सेंटर पे, ठीक है, ये सेंटर है। तो ये सर्कल, तो ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा सा और बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा बना लो। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सेंटर। तो हमने इस पैचेस के जितने भी पॉइंट थे बॉर्डर के, उन सबको अगर सेंटर पे मिला दिया तो जो एंगल यहाँ पे सस्टेंड हो, ये क्या बन गया, देखो आपका एक कोन तरीके का डायग्राम बना। या इस तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये पैरासूट तरीके का पैच है, पैच हम कैसे भी ले सकते हैं, सरफेस हमने उसको एक स्क्वायर से लेना है, उसके सरफेस से उठाना है, वो एक तरीके की सरफेस ही होगी। तो उसके एजेस को अगर हम मिलाएंगे तो सेंटर पे मिलेगा, तो एक पैरासूट टाइप बन जाएगा, ये कोन टाइप का फिगर बन जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये कोन कैसे भी हो सकता है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर पैच भी हो सकता है। हमने इसको सेंटर से मिला दिया, यहाँ पर सेंटर है। सपोज अगर हम इसको छोटा डायग्राम बना दें तो आप इसको छोटे डायग्राम में समझिए। देखिए ये मैंने बनाया एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पैच, और इस पैच के जो आउट बाउंड्रीज पर जो पॉइंट हैं, ये सब इन पॉइंटों को हम मैच कराएंगे, इसके सेंटर से मिला देंगे सारे पॉइंट। ये एक पैरासूट टाइप का है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा हमने किससे ले रखा है, एक स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सेंटर। तो यहाँ पर जो एंगल बना इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय ओम, ठीक है। ओम इसका सिंबल होता है। और अब इसकी देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज माना कि इस स्क्वायर की जो रेडियस है दैट इज आर स्क्वायर की, और ये जो हमने एरिया ले लिया है, ये जो एरिया लिया हुआ है, ये एरिया हमारे पास कितना है, दैट इज कैपिटल ए। एरिया हमारे पास है कैपिटल ए। तो जो सॉलिड एंगल होगा, यहाँ पे देखना स्टूडेंट, जो सॉलिड एंगल होगा उसका एक फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा। ओमेगा भी बोलते हैं इसके लिए, और ओम भी आ जाएगा, तो आप ओमेगा भी बोल सकते हैं, या ओम का सिंबल भी ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पर ओमेगा करके, ऐसे डब्लू घुमा दिया। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला बन गया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सिंबल में लिखना है तो ओम या ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल ए अपॉन रेडियस है आर स्क्वायर, और आप इसको जितना भी मेजर करेंगे दैट इज स्ट्रेट रेडियन, ओके। तो ये कैसा होगा, आप देख रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये कैसा है, एक तो ये 3D में आएगा, 3 डायमेंशनल होते हैं सॉलिड एंगल, और एनालॉजिकल टू क्यूब स्क्वायर, इनके लिए क्या रहेगा, ये कोन के लिए एनालॉजिकल रहेगा, ओके। स्टूडेंट अब देखिए डिफाइन वन स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, और एक स्क्वायर की सरफेस पर एक क्या ले लेंगे, एक पैच ले लेंगे। पैच को मैंने कैसे ले लिया है, स्क्वायर वाला पैच ले लिया है, ठीक है, ये पैच है, ठीक। और इस पैच के बॉर्डर्स को, बाउंड्री को अगर हम किससे मिला दें, देखो क्योंकि सरफेस पर है तो सरफेस से हम कोई भी पॉइंट अगर सेंटर पे मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेंगे, देखो इस पे और इस वाले से आया इस तरीके से, और यहाँ से ये, तो यहाँ पे हमने बताया ना कि सेंटर में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये कोन टाइप का बन जाएगा, या एक पैरासूट बनेगा। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो आप देखिए कि ये सॉलिड एंगल एक स्टेरेडियन कब होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो आर ही होगी, ठीक है।
हम बनाएंगे कि एज वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब आप मुझे बताइए कि ये 1 स्टेरेडियन जितना भी आएगा वो ऐसा स्टेरेडियन में मेजर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि देखो आप ये पैच कैसे लें हम, बताओ। सबसे पहले नीचे तो क्या आएगा, ओमेगा तो रहेगा ही, या ओम सिंबल है, ओमेगा और ओम बोला जाता है, बट इसको ओम बोल सकते हैं, है ना। तो सिंबल में देखिए सरफेस एरिया, नीचे तो क्या रहेगा अपॉन में, क्योंकि रेडियस आर है इस स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर तो रहेगा। अब ऊपर आर स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर ऊपर भी आर स्क्वायर आ जाए, जो ऊपर एरिया है ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया मैंने यहाँ पे कलर करके रखा हुआ है, ये वाला, ये एरिया आर कैसे हो सकता है, जब सोचिए, जब ये मैं क्या ले लूँ, एक पैच को एक कैसे ले लूँ, स्क्वायर वाला पैच ले लूँ जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो, आर, लेंथ भी और विड्थ भी, लेंथ और विड्थ दोनों आर हो, तो जो एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब पैच को हम कैसे ले लें, कि स्क्वायर ले लें जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों किसके इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए आएगा तब वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से जब आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा, 1SR हो गए। तो स्टूडेंट क्लियर है, देखिए यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखें तो 1 स्टेरेडियन क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, ये पूरा स्फेयर के सेंटर पे जितना बन रहा है, ठीक है, स्फेयर बाय अ सरफेस ऑफ अ स्फेयर, ये जो पैच है इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ अ स्फेयर, इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा, इस पैच का जो एरिया होगा स्क्वायर, उस स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा जिसकी हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तब जाके हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं जल्दी से, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल स्क्वायर एट इट्स सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कहीं भी आएगा कॉम्पिटेटिव या आपके एग्जाम में 11th के। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की पूरी सरफेस होगी जो क्या होगी, कवर्ड, उसकी सरफेस आपने देखी है ना, जैसे बॉल की कवर्ड होती है, प्लास्टिक की बॉल जो आपके पास होती है, तो आप क्या करेंगे, उस सरफेस जो भी बॉल है, जो स्क्वायर है, उसी के अंदर ही अंदर अगर मैं सारे पॉइंट कहाँ पे मिला दूँ, सेंटर पे मिला दूँ सब, ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड होगा अंदर ही अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो जाएगा, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे ओम इक्वल टू होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, अगर ये रेडियस आर है स्क्वायर की, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब आप बताइए, मेंसुरेशन में आपने पढ़ा है ना, स्पेरिकल या स्पेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, अगर उसकी रेडियस आर है, जल्दी बताइए, 4πr स्क्वायर, गुड। 4πr स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आएगी दैट इज 4πSR, ठीक है। तो 4π इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल स्क्वायर एट इट्स सेंटर, याद रखिएगा, रिजल्ट काम आएगा। तो स्टूडेंट अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का रहेगा एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ध्यान देना, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, एसआई इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इसमें देखिए कि जो ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स मीन्स जैसे वेलोसिटी के लिए हमने एक यूनिट बनाई, वेलोसिटी कैसी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या आती है, जैसे मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसमें हमने क्या करा कि जो इसकी यूनिट बनी, ड्राइव्ड यूनिट जो बनी,
वेलोसिटी की, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट बनी वो क्या बनी, देखो इसमें डिवीजन हो रखा है। डिवीजन मीन्स दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट का इजीली डिवीजन से बनी ये इसकी यूनिट। मीटर है किसकी, लेंथ के लिए यूज करते हैं, और सेकंड किसके लिए यूज करते हैं हम, टाइम के लिए। तो जब लेंथ और टाइम की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट का इजीली डिवीजन हुआ, तब हमें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मिल गई। ठीक है, तो सिंपली हम बोलें कि all derived units can be obtained by simply multiplication or division of fundamental units without introducing any numerical factor। इसीलिए क्या है ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट हम किससे बना सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के इजीली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। स्टूडेंट, अगला जो इसका की बेनिफिट और एडवांटेज है, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई कैसी है, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कि हम ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इन सब के लिए हम एक तरीके की यूनिट ही यूज कर लेते हैं, जैसे जूल। किसमें मेजर करते हैं हम, जूल में। तो एसआई में होता है कि हम जितनी भी तरीके की एनर्जी पढ़ रहे हैं, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, तो इन सारी एनर्जीज के लिए हम एक ही यूनिट यूज कर लेते हैं, जूल। जबकि अदर जो सिस्टम ऑफ यूनिट हैं उनमें हम अलग अलग एनर्जीज के लिए अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। ओके, बट जैसे हम एमकेएस में ले लें, तो एमकेएस में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम किस में ले लेते हैं, उसको तो हम जूल में मेजर कर लेते हैं। बट जैसे अगर हम हीट एनर्जी की बात करें, सिंपल में हीट एनर्जी करके लिख दूं, तो इसको हम किस में ले लेते हैं स्टूडेंट, कैलोरी में। ठीक है, आपको पता है। और अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसको हम किस में ले लेते हैं, वाट आवर्स में। ठीक है, बट एसआई में ऐसा नहीं है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी मेजर इन जूल इन एसआई। ठीक है, यही होता है इसका रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके स्टूडेंट, और इसका लास्ट एंड अदर जो आप इसका एक और एग्जांपल देना चाहें इसके एडवांटेज का, तो एसआई इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिवर्सली अडॉप्टेड भी बोल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।